हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी के एक्सरसाइज 1 मतलब चैप्टर 1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कवर अप करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको ये केस जो दिया है उसको स्टडी करना है और इसका बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। उन्हें ना वर्किंग कैपिटल के साइज को डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है। तो बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, अब जैसे हम जानते हैं महाराष्ट्र स्टेट का है तो मतलब ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर हो गए, राइट। तो ये मतलब है ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर जैसे रेलवे है, ये भी है ना गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो ये पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर हो गए। विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल और मोर, इन्हें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा या ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो इसके बारे में हम नीचे यहाँ पे मैंने आंसर दिया है कि बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, इट विल हैव कंटिन्यूस। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप जरा अंदाजा लगाओ, आप है ना बाय बस आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट। तो आप देखते होंगे कि बस का जो कंडक्टर होता है वो हर बंदे से ना इमीडिएटली वो पैसा लेते जाता है, राइट। फेयर चार्जेस जिसे हम बोलते हैं, तो फेयर चार्जेस वो लेते रहता है। तो इसका मतलब डेली का उसका कैश कलेक्शन, काफ़ी कैश कलेक्शन होता है। तो मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल है वो डेली डे टू डे रिलेटेड का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश होता है फ्रॉम इट्स कस्टमर्स से, मतलब उसके जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को जो एंजॉय करते हैं, कम्यूटर्स हम बोल सकते हैं, कम्यूटर्स, एंड हैंस विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल। इसीलिए यहाँ पर इसको लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे बी पार्ट में बोला है बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल, क्या फिक्स कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? तो यस ऑफकोर्स यहाँ पर है ना फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर इट विल हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है तो ट्रांसपोर्ट के लिए लगने वाले व्हीकल्स उनको परचेज करना पड़ेगा, तो फिक्स एसेट्स के लिए ज्यादा अमाउंट, ज्यादा ह्यूज अमाउंट चाहिए रहेगा। हैंस विल नीड मोर फिक्स कैपिटल, तो इसका मतलब इन्हें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइडर तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, तो बहुत सारे बसेस और जो भी पब्लिक सर्विसेज के लिए इनकी जो वैन्स है, इनके जो इंटीरियर पार्ट्स, जो छोटे छोटे गाँव में छोटी जो बड़ी बड़ी वैन्स होती है उन सब के लिए परचेसेस करने पड़ेंगे उनको। तो उसके लिए यहाँ पे फिक्स एसेट्स ज़्यादा उनको खरीदना होगा, इसीलिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। देन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज दैट यू कम अक्रॉस डे टू डे बेसिस, रेगुलर बेसिस पे आप है ना कौन सी पब्लिक यूटिलिटी यूज़ करते हो, मतलब कौन सी पब्लिक सर्विस यूज़ करते हो। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ही बोलना है। हम लोग है ना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MSEB का हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते, राइट। तो ये भी क्या हुआ, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का एग्जाम्पल एक हो गया। आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी कलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है ये हमने यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आ गया है और आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो आंसर को। तो इसी तरीके से आपको आंसर प्रेजेंटेशन भी देना है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे कि अ कंपनी इज प्लानिंग टू एनहेंस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, एनहेंस करना चाहता है मतलब बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। एंड इज इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग न्यू मशीनरी, तो वो है ना फाइंड आउट करे, एसेस करे वो लोग कि है ना वो नई मशीनरी किस तरीके से वो खरीदे, वो इवेल्युएट करेगी। हुज कॉस्ट इज ₹2 करोड़, 2 करोड़ जिसकी अमाउंट है, और हैज ऑल्टरनेटिव ऑफ मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस, या फिर है ना या तो 2 करोड़ खर्च करके उनको वो नई मशीनरी परचेस करनी होगी, या उसका ऑल्टरनेटिव मशीनरी जो है ना लीज बेसिस पे, लीज बेसिस बोले तो
10 साल के 15 साल के, जैसे घर कैसे हम रेंट पे लेते हैं उसी तरीके से ना मशीनरी वगैरह बड़े बड़े जो प्लांट्स वगैरह हैं वो लीज बेसिस पे लिए जाते हैं, इवन लैंड भी लीज बेसिस पे ली जाती है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमको 3 क्वेश्चंस पूछे हुए, सब क्वेश्चंस उसके आंसर देना। व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज मशीनरी, मशीनरी किस तरीके का एसेट है, कौन से टाइप का एसेट है। तो इट इज अंडरस्टूड कि मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो यहाँ पे ये है ना लंबे समय के लिए होता है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। सो दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, और ये रीसेल के लिए नहीं होता है, राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज अ मशीनरी, तो मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट। देन कैपिटल यूज्ड फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो अभी जैसे आपको पता चला कि ये फिक्स्ड एसेट्स है तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कैपिटल होगा, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज अ फिक्स्ड कैपिटल। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले तो फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिर यहाँ पे डज द साइज ऑफ अ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या बिजनेस की साइज है वो है ना डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है फिक्स कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना चाहिए। तो ऑब्वियसली छोटा है कि बड़ा है बिजनेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इसके लिए हम लिखेंगे येस द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइंस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वेर अ फर्म कैरीज आउट लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आर लाइकली टू बी हाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स पे बेस्ड होंगे। तो ऑब्वियसली जहाँ पे बड़े फर्म्स होंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं केस स्टडीज वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। और एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि मैं एफर्ट्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करने का, तो आपको एफर्ट्स लेना है कि आप एक नोटबुक बना के अपने ना ये सारे नोट्स है ना आप नोट डाउन करें नोटबुक में, तभी ही आपको इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल रहेगी एग्जाम्स के टाइम पे। आप है ना रिवाइज करने में, आपको रिविजन करने में ईजी होगा। इसीलिए है ना आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो मैं एफर्ट्स ले रही हूँ तो आप भी अपने लिए, खुद के लिए आप एफर्ट्स लीजिए, आप अपने नोट्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश देना है। तो फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू हम मीनिंग के हिसाब से अगर हम जाते हैं, सबसे पहले हमको मीनिंग देना है फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट, ये है ना कोई भी प्रकार का क्या होता है, फिक्स कैपिटल है वो फिजिकल एसेट होता है, जो इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट, फील कर सकते हैं, उसकी साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एसेट होता है फिक्स कैपिटल, दैट इज फिक्स एसेट्स। और फिर वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट्स, ये है ना जितने भी करंट एसेट्स है उन सबको जब हम टोटल करते हैं, कैश हुआ, रिसीवेबल्स हुआ, वो सबको हम सम अप करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलेगा। देन नेचर के हिसाब से, एज पर द नेचर हम देखेंगे तो नेचर के हिसाब से इट्स ये मतलब इसका नेचर कैसा है, ये कितने समय के लिए मतलब रुकेगा, बिजनेस में रहेगा। तो इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, पूरे लाइफ टाइम तक ऑलमोस्ट है ना। एक बार आपने फिक्स एसेट्स खरीदे तो ये ऑलमोस्ट परमानेंटली होता है। तो मतलब जितने बिजनेस की जितनी लाइफ टाइम है तब तक वो एसेट्स बिजनेस में रहते हैं फिक्स एसेट्स। तो ये है ना ऑलमोस्ट है ना परमानेंट है बिजनेस में। और सर्कुलेटिंग कैपिटल की बात, वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल इज द सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये घूमते रहता है, ये घूमते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, अगर वो सर्कुलेट होता है इसीलिए उसके जो वर्किंग कैपिटल है उसमें है ना अमाउंट में भी चेंजेस हमको दिखाई देता रहेगा। हम जब है ना वर्किंग कैपिटल मतलब मूवमेंट होते रहना, सर्कुलेट होते रहना, तो सर्कुलेट होना मतलब चेंजेस होते रहना। देन पर्पस, देन थर्ड पॉइंट हम पर्पस के बेस पे है ना इसका डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन हम दिखा सकते हैं। आपको भी एग्जाम में जब आप डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, तो आप इसी तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
पर्पस के सामने ऑपोजिट में भी पर्पस का ही आपको एक्सप्लेनेशन देना है, मीनिंग के सामने मीनिंग का ही देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे पीछे पॉइंट्स लिख देते, तो वैसे नहीं चलता है। एक बार आपने मीनिंग से स्टार्ट किया तो मीनिंग आपने पहले फिक्स कैपिटल का मीनिंग लिखा, तो वर्किंग कैपिटल का भी मीनिंग लिखना है आपको। नेचर का आप मीनिंग लिख रहे हो, मतलब सॉरी फिक्स कैपिटल का आप नेचर लिख रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल का भी नेचर लिखना है। आप फिक्स कैपिटल का पर्पस लिख रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल का भी पर्पस ही लिखना है। तो फिक्स कैपिटल किस कारण से, इसका पर्पस क्या है, क्यों फिक्स कैपिटल चाहिए, तो फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स का, किस कारण से ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, सच एज लैंड में, बिल्डिंग में, इक्विपमेंट्स खरीदने में, मशीनरीज खरीदने में हम इसको यूज करते हैं फिक्स कैपिटल को। एंड जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये शॉर्ट टर्म छोटे मोटे एसेट्स के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे कैश, कैश आता है जाता है, ये प्रोसेस चलते रहता है बिजनेस में। अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह स्टॉक के लिए इसका यूज होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे सोर्सेज के बेसिस पे, तो सोर्सेज के बेसिस पे ये मतलब सोर्सेज मतलब ये कहाँ से आएगा, हम कहाँ से रेज कर पाएंगे फिक्स कैपिटल को, तो जो फिक्स कैपिटल फंडिंग है वो इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, मतलब सोर्सेज मतलब फंडिंग भी बोल सकते हो आप, तो फंडिंग कहाँ से होगी, तो फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, शेयर्स को इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके एंड बॉन्ड्स इशू करके एंड लॉन्ग टर्म लोन लेकर हम है ना फिक्स कैपिटल की फंडिंग कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। इसके बिसाइड आप वर्किंग कैपिटल को कैसे एक्वायर कर सकते हो, तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड, इट कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन, छोटा मोटा लोन लेकर, एफडीज आप डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आप है ना क्या करोगे मार्केट में लेके आओगे, पब्लिक डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं। एंड ट्रेड क्रेडिट के हिसाब से जो उधारी में माल खरीदना और बेचने का काम चलता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है उससे ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विद शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है फिक्स कैपिटल को लेके, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर में यहाँ पे ये जो फ्यूचर प्रॉफिट ये मेन वर्ड है कि फ्यूचर में उनको है ना प्रॉफिट अर्न करना होता है। फ्यूचर प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं यहाँ पर, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स कैपिटल में। देन वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स, इमीडिएट रिटर्न्स मतलब क्विक रिटर्न्स, वो उनको छोटे से समय में शॉर्ट टर्म में ही, शॉर्ट पीरियड में ही उनको क्विक रिटर्न्स चाहिए होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं मनी वर्किंग कैपिटल में। देन नेक्स्ट यहाँ पे है एज पर द रिस्क, रिस्क के हिसाब से आप इसको जब डिस्टिंग्विश बिटवीन करोगे इसका, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्की इन फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्की इन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि ये लंबे समय के लिए, मतलब लंबे समय तक का इंतजार करना है, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर है, तो मतलब वहां पे कितना अप्स एंड डाउन्स होगा मार्केट में वी डोंट नो, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होती है। हाँ, रिटर्न भी ज्यादा मिलता है फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन है ना रिस्क भी उतनी ज्यादा ही होती है, मोर रिस्क मोर रिटर्न वाला फंडा होता है। और यहाँ वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्की, क्योंकि छोटे से समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्विक आपको रिटर्न्स भी दे देगा। तो रिटर्न्स कंपैरेटिव टू है ना फिक्स कैपिटल से इसका रिटर्न कम होगा, लेकिन रिस्क भी तो कम होगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्की कंपैरेटिव टू फिक्स कैपिटल इन वर्किंग कैपिटल। तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नोट डाउन करना मत भूलिएगा, फिर से आपको रिमाइंडर देती हूँ। नेक्स्ट अभी आते हैं हम आंसर इन ब्रीफ पे। तो आपका जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है वो आंसर इन ब्रीफ है। तो आंसर इन ब्रीफ में
सबसे पहले आपको बोला है डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। आपको है ना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करना, मतलब फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपको एक डेफिनेशन भी देनी होगी और फिर बाद में आपको उसके कंपोनेंट्स लिखने होंगे। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ आपको स्टार्ट करना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। मतलब जिस प्रकार से है ना ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उनकी जिस प्रकार से उनकी इच्छा है, वो अपने विल के हिसाब से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, उसके प्रोपोर्शन को, उसके रेशियो को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर टू डिसाइड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिसाइड करने का मतलब क्या होता है, तो मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो। इसका मतलब होता है आप रेशियो डिसाइड करते हो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, अलग अलग टाइप के कैपिटल के। जैसे हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल हमने देखा है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल होता है, राइट। तो उसी के हिसाब से आप अपना रेशियो तैयार करते हो। तो हम इन सिंपल हम इसको बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। ये कॉम्बिनेशन हो गया डिफरेंट सोर्सेस का, इज यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अलग अलग सोर्सेस से हम जो कैपिटल रेज करते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। इसका मतलब ये कुछ इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स, ये है ना सिक्योरिटी मिक्स की तरह ही होता है। हम वी कैन कॉल इट एज अ सिक्योरिटी मिक्स ऑल्सो। देन ये कंपनी की सिक्योरिटी होती है ना। अब जिस तरीके से वो अपना रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेगा उतनी ही कंपनी सिक्योर्ड होती है। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन्ड फंड्स। कौन सा कंपोजिशन होता है इसमें, तो इसमें ओन्ड फंड्स होता है, जहां पे शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, हम शेयर्स की बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड बोरोड फंड्स होता है जहां पे डिबेंचर्स की, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं। ऑलरेडी हमने थियोरी में इसको स्टडी किया है। नाउ ओन्ड फंड्स इंक्लूड क्या, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये ओन्ड फंड्स में आता है। वाइल बोरोड फंड्स मतलब क्या, बोरोड फंड्स इंक्लूड डिबेंचर्स। इसमें क्या आता है, डिबेंचर्स आता है, बैंक लोन्स आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स आता है प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी एक आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, तो यहाँ पे मैंने जॉन हैम्पटन की डेफिनेशन दी है। आपको चाहिए तो आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आई फाउंड इट बेटर, क्योंकि यहाँ पे डेब्ट एंड इक्विटी दोनों वर्ड आ जाते हैं तो जरा अच्छा लगता है कि आपको भी बराबर माइंड में रहेगा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रेशियो होता है डेब्ट्स एंड सिक्योरिटीज के बीच का, इक्विटी सिक्योरिटीज के बीच का। तो जॉन हैम्पटन डिफाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर एज, उन्होंने डिफाइन किया कैपिटल स्ट्रक्चर को कि अ फर्म्स कैपिटल, एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है किसके बीच में, इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन होता है किसके बीच का रिलेशन होता है, तो द डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज के बीच का ये रिलेशन होता है। दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स, जो है ना फर्म के जो एसेट्स को फाइनेंस करने में, दैट मेक्स अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स, उसके एसेट्स को फाइनेंस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, इनके बीच का रिलेशन होता है। आगे हायर स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ोगे कि यहाँ पे इनके रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज में मतलब 2:1 का रेशियो बोले तो 2 पार्ट्स इक्विटी के होंगे इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में एंड 1 पार्ट डेब्ट का होगा। इस तरीके से कंपनी अपने अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करती है कि वो किस तरीके का रेशियो प्रिपेयर करते हैं, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो द 4 बेसिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे 4 बेसिक कंपोनेंट्स है कैपिटल स्ट्रक्चर के, हम फर्स्ट स्टडी करेंगे इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिलेटेड टू ओनर्स से रिलेटेड फंड होता है ये। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आर द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, बेसिक सोर्स हो गया फाइनेंसिंग का, जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हमने स्टडी किया है थियरी पार्ट में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, एंड इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड, उनको डिविडेंड रिसीव होता है, व्हाट दे गेट इन रिटर्न, दे गेट डिविडेंड, एंड उनका जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, कैपिटल उनको सबसे लास्ट में दिया जाता है आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल का रीपेमेंट। ये कैपिटल रीपेमेंट की बात तो लिक्विडेशन के टाइम पे आती है, जब कंपनी बंद होती है, डिसॉल्व
डिजोल्व होती है। अभी आप है ना अकाउंट्स में डिजोल्यूशन पढ़ रहे हो, राइट, तो फर्म का डिजोल्यूशन, वैसे ही कंपनी भी डिजोल्व होती है, लिक्विडेट होती है, तो उस टाइम पे है ना कैपिटल है ना रिटर्न करना होता है इक्विटी शेयर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है और बाद में जो बचा कुछ लास्ट में अगर बचा तो फिर है ना रिटर्न मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज दे डोंट गेट एनीथिंग एल्स। Now, they are ultimate risk associated. They are ultimate risk associated with ownership. They bear ultimate risk. उनको है ना ज्यादा से ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है उनकी ओनरशिप को लेकर, क्योंकि वो ओनर्स है तो सीधी सी बात है, नफा भी उनको उठाना है तो घाटा भी, नफा नुकसान दोनों उन्हीं को उठाना है, घाटा भी उनको ही उठाना है। सो द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इनकी अगर हम डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड रेट की बात करें तो वो भी है ना फ्लक्चुएटिंग होता है, वो है ना डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना अर्न होता है कंपनी को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड डिविडेंड रेट नहीं होती है इक्विटी शेयर कैपिटल को। देन यहाँ पे सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स, ये वो शेयर्स होते हैं दैट कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट, ये है ना प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं, मतलब इनको पहले प्रेफरेंस मिलती है, इनको पहले है ना हम बोलते हैं ना पहले इनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट के लिए भी देखो, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा एंड दे हैव राइट ओवर, दे हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। जैसे मैंने अभी वही बोला आपको कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको डिविडेंड रिसीव होगा, एज वेल एज उनको जो कैपिटल है लिक्विडेशन के टाइम पे, कंपनी जब बंद होती है लिक्विडेट होती है तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, तो वो भी उनको पहले होगा। आप क्वेश्चंस को समझ के पढ़ोगे, स्टेटमेंट्स को समझ के पढ़ोगे तो आप नंबर ऑफ आप आंसर्स लिख सकते हो। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट सिस्टम नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए और फिर आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। एक आंसर कितने जगह पे काम आता है आपके। यहाँ पे अभी प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, ये क्या होता है, ये पेड डिविडेंड होते हैं, इनको एट अ फिक्स्ड रेट, इनको आर पेड डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। उनको जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो फिक्स्ड रेट का होता है, 10% का प्रेफरेंस शेयर हुआ, 12% का हुआ, तो इस तरीके से फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है इनके, फिक्स्ड डिविडेंड होता है सॉरी इनके इन्वेस्टमेंट पे। देन रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स अगर हम बात करें, रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे ईडी गलती से आ गया, रिटेन्ड ईडी नहीं आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, ये क्या हो गया, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए, तो यहाँ पे it is an internal source of financing and it is flowing back of the profits। flowing back of profit मतलब ये है ना, क्या करते हैं कंपनी को जब है ना सुपर प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी क्या करते हैं, कुछ पैसा साइड में रख देती है, रिजर्व्स करके रखती जाती है, और फिर बाद में उस पैसे को कंपनी को जब जरूरत पड़ती है फाइनेंस करने की, खुद को ही फाइनेंस करना होता है, ये खुद को ही फाइनेंस करती है कंपनी इंटरनल सोर्स के थ्रू, तो वो पैसा प्लॉ बैक करती है, मतलब वापस ले आती है बिजनेस में, तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। तो इस तरीके से इसको रिटेन अर्निंग्स बोला जाता है। इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी इसको स्टडी किया ही है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमको इसको करना होता है, तो वो सब हमने स्टडी किया है कि रिटेन अर्निंग को पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या आएगा, डिबेंचर आएगा एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, टर्म लोन्स वगैरह बोरोड फंड में आता है। तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ द डिबेंचर, इट इज डिबेंचर क्या होता है तो उसके बारे में आप लिखोगे, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ लोन कंपनी ने रेज किया है, मतलब लोन उठाया है बाय द कंपनी ने लोन उठाया है मार्केट से, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लोन पे है ना उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, ऑन डिबेंचर्स एट एन अग्रीड रेट, जो रेट डिसाइडेड होगी उस रेट पे उसे इंटरेस्ट देना होगा। देन यहाँ पे टर्म लोन है,
तो यहाँ पे बोरोड कैपिटल में टर्म लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। टर्म लोन कौन कौन देते हैं, तो बैंक्स देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं। दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे होम लोन कैसे होता है, वैसे ही ना फर्म्स को, कंपनीज को है ना बैंक से लोन मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलता है उनके बिजनेस के लिए, तो उनके ऊपर उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट है ना देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट वगैरह के चैप्टर तो आपने प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ये सब तो आपने ना अपने स्कूल में भी आपने है ना स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं, लोअर सेक्शंस में आपने पढ़े हैं, 5th 6th 7th 8th 9th में भी 10th में भी आपने पढ़े हैं कि इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है। तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट, अग्रीड इंटरेस्ट होता है जो हमें बोरोड कैपिटल पे कंपनी को देना होता है। नाउ अभी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप एक छोटा सा आपको है ना एक बैलेंस शीट बना लेना है और उसके थ्रू आपको अपना एग्जांपल दे देना है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिकॉज आप सभी जानते हो फिगर्स टू इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर आपका एक एम्बिशन है कि अच्छा मार्क्स आना चाहिए तो आपको प्रेजेंट करना है। ये बैलेंस शीट आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। तो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस शीट एज फॉलोज। देखो मैंने भी बनाई है, तो आप भी अपने नोटबुक में बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे टॉप में ना जो ओनर्स का कैपिटल होता है तो वो शेयर कैपिटल दिया है, जिसमें है ना इक्विटी शेयर कैपिटल पहले आएगा। तो यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है फुल्ली पेड। तो ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 1 लाख, और यहाँ पे 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 5 लाख रुपीज जो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कंपनी को मिल गया कैपिटल। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस का 50,000 कंपनी के पास है। देन कंपनीज ने लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज भी एक्चुअल में कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए। तो डिबेंचर्स इशू करने पे कंपनी को कितना रिसीव हुआ, उन्होंने 1000 डिबेंचर्स ₹100 वाले, तो 1 लाख उनको डिबेंचर्स के थ्रू कैपिटल रेज कर लिया उन्होंने, मतलब फंड रेज कर लिया। देन कंपनी के क्रेडिटर्स 30,000 के एंड कंपनी का बिल्स पेबल 20,000 का। तो इस तरीके से जब आप सम अप करोगे तो 8 लाख का कंपनी का यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रही है। तो जस्ट एक एग्जांपल है, राइट। तो कंपनी के तो बहुत बड़े बड़े बैलेंस शीट्स होती है। फिर यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट 4 लाख दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट्स हो गई, ये फिक्स्ड एसेट, ये लाइफ लॉन्ग कंपनी के साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, देन सन्ड्री डेटर्स, ये करंट एसेट्स में आता है। सन्ड्री डेटर्स हुआ जो मतलब कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं वो जो उधार में माल लेते हैं कंपनी से, वो। फिर इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक हुआ जो आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हो, वो हुआ। देन कैश इन हैंड एंड कैश बैंक, बैंक में कितना बैलेंस है, कैश इन हैंड कितना है। तो ये सब टोटल सम अप करने के बाद में यहाँ पर 8 लाख इसका टोटल हुआ। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट के साथ एग्जाम्पल दे देना है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट उस पर। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स, आपको 4 फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल होता है, विच इज यूज टू परचेज फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, बिजनेस के फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए खर्च किया जाता है। दीज फिक्स एसेट्स आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये तो अब आप अच्छे से लिख सकते हो। एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं होता है। मशीनरी खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, लेकिन ये बेचा नहीं जाता, राइट, प्रोडक्शन के लिए यूज में लेते हैं। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोज, कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, उस पर डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे हमने केस स्टडी में भी हमने देखा कि है ना फिक्स कैपिटल के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, और बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे भी नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है एंड पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज है, ये एग्जांपल में भी हमारे पास आया महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हुए तो वहाँ पे आपको महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के बदले आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी नेम करके आपको पूछ सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज विल हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स, उनको बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट्स इन्वेस्ट करना पड़ता है टू एक्वायर फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, मतलब परचेस करने के लिए। वेर एज ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, मे नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो उनको है ना बड़े, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग की गुड्स चलती रहती है, वहाँ पे ज़्यादा बड़े
फिक्स एसेट्स के रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन सेकेंड इज व्हाट, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की साइज पे डिपेंड करता है। तो मैंने बिजनेस फर्म इज सेट टू कैरी, बिजनेस फर्म है ना क्या कैरी करने के लिए बिजनेस ऑपरेशंस ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए अगर बिजनेस फर्म स्टार्ट हो रही है तो इट विल हैव हायर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो फिर उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। एज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है वो है ना ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट पे बेस्ड है, तो ये साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, ये अफेक्ट करता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को। देन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट, अभी इन ऑर्डर टू एनकरेज, बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ना बहुत सारे है ना गाँव में, जैसे इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में रीजनल लेवल पे जब है ना कोई इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट हो सकता है प्रोवाइड करे लैंड एंड बिल्डिंग कंसेशनल रेट पे, मटेरियल्स एक्सेट्रा एट कंसेशनल रेट्स, प्रमोट करने के लिए बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। सो द प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो उस केसेस में हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स वो परचेस कर सकते हैं, वो अवेलेबल हो सकती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल आपको कितना चाहिएगा। फिर आपको कम चाहिएगा, इंस्टॉलमेंट में देना है तो एक साथ पैसा नहीं देना, राइट, तो उस समय पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, तो सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। देन यहाँ पे फोर्थ वन इंटरनेशनल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, तो इंटरनेशनल कंडीशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस कैरी आउट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल्स पे अगर बिजनेस कैरी आउट करना है तो यहाँ पे इफ अ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग वॉर, अगर है ना हम अगर कंपनी को लग रहा है कि है ना फाइट होने वाली है, वॉर होने वाली है, इट मे डिसाइड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्सपेंड फिक्स एसेट्स बिफोर देयर इज अ शॉर्टेज। तो अगर है ना शॉर्टेज होने से पहले, अगर फिक्स एसेट्स की शॉर्टेज हो जाए उससे पहले वो क्या करेंगे, वो फिक्स एसेट्स को फंडिंग कर देंगे, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर देंगे फिक्स एसेट्स को बाय करने में। देन यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, राइट, तो व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ हाई रेट, अगर पॉपुलेशन हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है तो इट लीड्स इंक्रीज इन डिमांड, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। अभी देखिए ना चाइना का प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे बड़ा मार्केट है, वी हैव अ लार्ज मार्केट, राइट, डिमांड भी हमारी ज्यादा है, तो इन डिमांड एंड सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस as an opportunity to expand their business. So for example businesses like automobile industries हो गए, electronic goods manufacturing industries हो गए, ready-made garments के हो गए, so this leads to increase in amount of invested in fixed assets, तो इसके लिए फिर है ना fixed assets में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो fixed capital requirement को ये अफेक्ट करता है, population trend भी अफेक्ट करता है। Then sixth one is consumer preference, आपको 4 ही पूछे मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल, आपको 6 फैक्टर्स दिए हैं, टेक्स्ट बुक में और भी ज्यादा है, आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करते रहना है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब कंज्यूमर की चॉइस पे भी डिपेंड करता है, प्रेफरेंस मतलब चॉइस, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन हाई डिमांड, ज्यादा डिमांड में, हाई डिमांड में विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, तो फिर उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जैसे कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स है एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से ये सम जो आपका जो क्वेश्चन था कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, ये हमने स्टडी किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रेक्टिफाई कर दूंगी, आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आई मीन अभी थर्ड जो है ये है व्हाट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस किसको बोलते हैं, एंड स्टेट 2 डिसीजंस विच आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो है ना कॉर्पोरेट फाइनेंस के बेस है, नींव है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपको पहले मीनिंग लिखना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस पूछा है तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट बताना है, तो यहाँ पे आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा विथ वन डेफिनेशन। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस इज दैट पार्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का वो पार्ट है विच डील्स विथ
रेजिंग एंड यूजिंग फंड्स बाय अ कॉर्पोरेशन, किस तरीके से फंड रेज करेंगे एंड वो फंड को कैसे यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, उसको एक्वायर करना एंड यूज करना, ठीक है। तो ये इट इन्वॉल्व्स वेरियस एरियाज लाइक फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज को फाइनेंस करना, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का काम करना, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसा होगा, मतलब यहाँ पे ओन कैपिटल कितना लेंगे एंड बोरोड कैपिटल कितना यूज करेंगे, तो उसका रेशियो डिसाइड करना, देन मेकिंग वेरियस डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को लेके रिलेटेड डिसीजंस को यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में डिसीजन लिए जाते हैं। अभी हेनरी हॉगलैंड का क्या कहना है, व्हाट ही सेज, उनका कहना है एज पर हिम द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स, ये डील करता है प्राइमरीली विद द एक्विजिशन, ये प्राइमरीली एक्विजिशन एंड यूज, एक्विजिशन मतलब रेज करना, फंड को रेज करना, डिफरेंट सोर्सेज से फंड को अरेंज करना, एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, और फिर उस कैपिटल को यूज करना, ये है ना किसका काम होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम होता है। तो इसमें फाइनेंस मैनेजर करता है ये सब काम। देन यहाँ पे द डिसीजंस दैट आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो यहाँ पे दो डिसीजन है, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, कहाँ से पैसा आएगा, सोर्सेज कौन से होंगे, और फिर बाद में उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे दो मेन बेसिस है, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स टू डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन से कहाँ से फंड हम अरेंज करेंगे, एंड अ फर्म हैज वेरियस चॉइसेस, डिफरेंट चॉइसेस होती है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के, चॉइस वो उसके अकॉर्डिंगली सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बहुत तरीके के हैं, तो फर्म को उसकी चूज करना है कि उनके लिए कौन सा कंड्यूसिव है, कौन सा सही रहेगा, राइट चॉइस है, वो उनको डिसाइड करना होगा उनके मैनेजर को। देन अ फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, वो है ना कैपिटल मार्केट्स तक अप्रोच कर सकते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस को लेकर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कैपिटल मार्केट्स तक, मतलब इशू शेयर्स इशू कर डिबेंचर्स इशू कर वो फंड एक्वायर कर सकते हैं। देन द फर्म हैज द ऑप्शन टू रेज इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल रेज कर सकते हैं, डेब्ट कैपिटल रेज कर सकते हैं। देन फर्म कैन इवन रेज फंड्स थ्रू बैंक लोन्स, बैंक लोन लेके, बैंक से लोन लेके, पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हमने स्टडी किया सेकेंड चैप्टर में, तो वो और डिबेंचर्स को इशू करके वो फंड को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। देन द फाइनेंस मैनेजर एंश्योर्स, मतलब ये है ना फाइनेंस मैनेजर एंश्योर करता है कि जो फर्म को जो द फर्म इज वेल कैपिटलाइज, फर्म में प्रॉपरली है ना कैपिटल अरेंज होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए, विच मीन्स दैट कैपिटलाइज का मतलब द फर्म हैज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि फर्म के पास जितनी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की उतनी फर्म के पास कैपिटल है, एंड ऑल्सो द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट, एंड इक्विटी एंड डेप्ट का राइट कॉम्बिनेशन भी वो डिसाइड करते हैं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को मेकअप करने का काम भी फाइनेंस मैनेजर का होता है। तो इस तरीके से फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन आफ्टर द फर्म हैज रिसीव द नेसेसरी फाइनेंस, जब फर्म को नेसेसरी उनको रिक्वायर्ड फाइनेंस रिसीव हो जाता है, डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर बाद में डिसीजन लेता है एज टू यूजेस ऑफ, वो कैसे यूटिलाइज करेगा, किस प्रकार से यूज करेगा, कहाँ पे उसको बाइफर्केट करेगा सिस्टमेटिक मैनर में फंड को, जो फंड उन्होंने रेज किया है, कैपिटल रेज किया है, सो दैट इट विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम रिटर्न्स टू द फर्म। तो अगर वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा उसका सिस्टमेटिक मैनर से, तो ही फर्म है ना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकेगी, राइट। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस, ये अचीव करने के लिए द फर्म हैज टू नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उनको है ना जो उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल को रेज करने में जो खर्चा लगा उनका अरेंज करने में जो लागत लगी उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में वंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन, एक बार है ना जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाती है फाइनेंस मैनेजर को, फर्म को, द फर्म हैज टू यूज द फंड्स इन सच अ मैनर, वो इस तरीके से उसको यूज करेंगे कि उसमें जो रिटर्न्स आएगा इन्वेस्टमेंट करने पे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा मिलेगा तभी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न होगी, राइट, प्रॉफिट अर्न होगा कंपनी को। तो यहाँ पे उनको डिसाइड करना होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ, मतलब उसके पीछे लागत कितनी हुई, और फिर उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न हमको कितना मिलेगा, ताकि हमको मोर रिटर्न मिल सके, तो उसको डिसीजन
यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर करेगा। देन फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट विच एंश्योर सक्सेसफुल यूजेस, तो वो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा उसका कि है ना उसका जो यूजेस है फंड का वो सक्सेसफुल हो। और हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट विच एंश्योर, जो एंश्योर करता है सक्सेसफुल यूजेस ऑफ फंड्स का सक्सेसफुल यूज हो रहा है उसको एंश्योर करता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर किया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 लेकर आऊंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।